तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब आप जरा सोचो, आप बस अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और उसके लिए अगर आपको डेथ थ्रेट्स मिलने लगे तो क्योंकि सिमिलर से चीज डिस्क्लोज करी स्मैकडाउन के एक सुपरस्टार ने और बताया कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक एंगल के बाद उनको धमकियां मिलने स्टार्ट हो गई। साथ ही कल के रॉ में हमें फाइनली एजे स्टाइल्स एंड ओमस का ब्रेकअप देखने को मिला और एजे स्टाइल्स के सिंगल्स करियर के लिए गुड न्यूज सुनने को मिल रही है जो कि सारे फैंस बहुत दिन से देखना चाहते थे। और इसके साथ साथ मेरे पास आपको बताने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी समवॉट एक बैड न्यूज है जो कि शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए। तो हर बार की तरह इन सारी बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं कल हो चुकी मंडे नाइट रॉ के बारे में। और कल के रॉ के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें मेन इवेंट दिखाती है एक टैग टीम मैच जहां एक साइड में थे केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस और उनका अगेंस्ट में थे बॉबी लैशली एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिग ई। अब उस मैच को तो बॉबी लैशली एंड बिग ई ने जीत लिया, लेकिन मेरे ख्याल से कल के रॉ का जो सबसे हाईलाइट पॉइंट था वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली ट्रिगर दबा दिया है एजे स्टाइल्स एंड ओमस के ब्रेकअप का। आपको तो पता ही है कि फैंस कितने दिनों से डिमांड कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एजे स्टाइल्स को सिंगल पुश देना चाहिए और अब देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली उन सबकी बात सुन ली है, क्योंकि कल के रॉ के अंदर फाइनली एजे स्टाइल्स एंड ओमस के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट रॉ के अंदर इन दोनों के बीच में सिंगल्स मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। अब आप अगर सोच रहे हो कि यार इतना जल्दी ब्रेकअप कैसे हो गया, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को जब भी किसी टीम के बीच में ब्रेकअप करवाना होता है तब वो धीरे धीरे स्टोरी लाइन बिल्ड करती है ना, कि टीम के बीच में कैसे टेंशन बढ़ रही है, टीम के दोनों मेंबर्स एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। लेकिन एजे स्टाइल्स एंड ओमस के केस में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रेकअप 2-3 हफ्तों के अंदर ही कर दिया। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीजें थोड़ी जल्दीबाजी में हो गई तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल सही हो, क्योंकि रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनली प्लान ही यही था कि इनका ब्रेकअप थोड़ा जल्दी करवा दिया जाए, क्योंकि 2022 के जो शुरुआती टाइम होने वाले हैं यानी कि रॉयल रंबल या फिर जो रेसलमेनिया का सीजन होने वाला है उसके अंदर ओमस एंड एजे स्टाइल्स के लिए कुछ बड़े सिंगल्स प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि अगर ब्रेकअप करना ही है, उनके लिए प्लान्स भी रेडी हैं, तो ब्रेकअप को डिले नहीं करते हैं, उसको जल्दी से करवा देते हैं। अब ओमस के लिए यहाँ पे बड़े प्लान्स हो सकते हैं कि किसी बड़े सुपरस्टार के साथ उनको फ्यूड में डाल दिया जाए या फिर कोई चैंपियनशिप दे दी जाए। लेकिन आप जरा सोचो एजे स्टाइल्स के लिए बड़े प्लान्स क्या हो सकते हैं। अगर हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि एजे स्टाइल्स रॉयल रंबल जीत गए हैं तो फिर सोचो क्या ही बात होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से हील एजे स्टाइल्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन बेबी फेस वाले एजे स्टाइल्स और भी कमाल के हैं। और एजे स्टाइल्स एंड ओमस के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कल के रॉ के मेन इवेंट करवाती है एक टैग टीम मैच केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस बिग ई एंड बॉबी लैशली के बीच में। और कल के रॉ के अंदर लास्ट वीक रॉ के अंदर बॉबी लैशली जैसे प्रेजेंट किया गया था, उसके बाद डेव मिर्जा की तरफ से अपडेट आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि बॉबी लैशली का कोई कैरेक्टर चेंज करवाया जाए। अब यहाँ पे कैरेक्टर चेंज से मतलब हो सकता है कि बहुत महीनों तक एक हील सुपरस्टार रहने के बाद हो सकता है बॉबी लैशली का हो जाए एक बेबी फेस टर्न। डेव मिर्जा का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरह से बॉबी लैशली का वीडियो पैकेज दिखाती है सर्वाइवर सीरीज के अंदर, उसके बाद बॉबी लैशली को कहा जाता है कि तुम एक दिन में 3 सुपरस्टार्स को हराओ तभी तुमको चैंपियनशिप मैच की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मूव्स एक सुपरस्टार्स को बेबी फेस टर्न करवाने के लिए काफी है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप बॉबी लैशली को ऐसे ऑलमाइटी देखना पसंद करोगे या फिर अगर बॉबी लैशली पहले के जैसे बेबी फेस बन जाए वो उनके लिए बेटर होगा। हमारी जो आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो है रेसलमेनिया 38 के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक रेसलमेनिया होने वाली है टेक्सास के अंदर, और टेक्सास का नाम लेते ही हमारे दिमाग में जो सबसे बड़े सुपरस्टार का नाम आता है वो है टेक्सास के अपने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और भाई अगर टेक्सास में रेसलमेनिया हो रही है और उसके अंदर स्टोन कोल्ड ना हो ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन आपको ये भी पता है कि स्टोन कोल्ड जो है अभी इन-रिंग कंपटीशन में हमें नजर नहीं आते हैं। इसलिए अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोन कोल्ड के लिए रेसलमेनिया 38 के अंदर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है और बताया ये जा रहा है कि रेसलमेनिया के अंदर उनका एक सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है। अब वो सिग्निफिकेंट रोल क्या होगा उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है। ऑब्वियसली ये बात तो अब लगभग कंफर्म मान सकते हो कि स्टोन कोल्ड कोई इन रिंग रिटर्न नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट रोल से मतलब बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है किसी स्टोरी लाइन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोन कोल्ड को वहां इंसर्ट कर दे या फिर किसी बड़े मैच के अंदर स्टोन कोल्ड को गेस्ट रेफरी बना दे। पॉसिबिलिटी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत सारी ओपन है, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है। हमारी जो आज की अगली अपडेट है वो जुड़ी हुई एक सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने ये डिस्क्लोज किया है कि कैसे एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टोरी लाइन के बाद उनको डेथ थ्रेट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे। तो आपको याद होगा कि 2019 के रेसलमेनिया के अंदर जब सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद सेथ रॉलिंस फ्यूड कर रहे थे बैरन कॉर्बन के साथ। और उसी साल के एक्सट्रीम रूल्स पेपर के अंदर हमें एक मिक्स्ड टैग टीम मैच देखने को मिला था विनर्स टेक ऑल का, जहां एक साइड में थे सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच और दूसरे साइड में थे बैरन कॉर्बन एंड लेसी इवेंट्स। और उस मैच के अंदर आपको एक फेमस स्पॉट तो याद ही होगा जब बैरन कॉर्बन ने लगा दिया था एंड ऑफ डेज बेकी लिंच को। अब वो वाला स्पॉट हो सकता है आपको या मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हो, क्योंकि आपको पता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहले का एटीट्यूड एरा होता था या फिर रूथलेस एग्रेशन एरा होता था उसके अंदर बहुत सारे इंटरजेंडर मैचेस होते थे। लेकिन जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई पीजी पे आ गई है
उसके बाद से हमें कुछ ज्यादा एंगल्स ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसी स्पॉट के बारे में एक इंटरव्यू के अंदर बैरन कॉर्बन ये डिस्कस करते हैं कि कैसे बेकी लिंच को एंड ऑफ डेज लगाने के बाद से उनको फैंस की तरफ से डेथ थ्रेट्स मिलने लग गए थे। बैरन कॉर्बन ये कहते हैं कैसे रोमन रेंस ने उनको एक बार बताया था कि ये जो ऑनलाइन क्रिटिक्स होते हैं वो कभी सामने में नहीं आते, वो लोग हमेशा पीछे से छुप के ही कमेंट किया करते हैं, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में किसी फैन से मिलो तो वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, हेटर सामने से मिलने कभी नहीं आता। वैसे ये बात तो सच है कि ये जो ऑनलाइन ट्रोलर्स होते हैं, जो ऑनलाइन अब्यूजर्स होते हैं, उनको आप कहीं से ट्रेस नहीं कर सकते। अब वो सचमुच के फैंस हैं या उनके अकाउंट्स ही फेक हैं वो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सब लोग सिर्फ दिखते हैं जब कोई ट्रोल्स करनी होती है, जब किसी को अब्यूज करना होता है, बाकी टाइम तो वो गायब ही रहते हैं। हमारी जो आज की अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। और 2020 के रॉयल रंबल जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का कैरियर बिल्कुल ही चेंज हो गया और बाद में उन्होंने जाके रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक लेसनर को भी हराया WWE चैंपियनशिप के लिए। तो उसी टाइम के बारे में ड्रू मैकिंटायर एक इंटरव्यू के अंदर डिस्क्लोज करते हैं कि कैसे रेसलमेनिया के अंदर ब्रॉक लेसनर को फेस करने से पहले वो अपने घर में बैठ के आईने को देखते रहते थे और वो सोचते रहते थे कि कैसे वो WWE के अंदर अपना पूरा इनपुट नहीं दे रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ से उनको नेगेटिव चीज़ें हटानी चाहिए, उनको ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए, अपनी बॉडी के ऊपर और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। मैकिंटायर का ये कहना है कि भाई कैसे उनको बिलीवेबल लगना था कि वो ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं। पहले पहले तो उनको खुद को ही बिलीव नहीं हो रहा था ये वाली बात, इसलिए उनको लगा कि कैसे उनको और भी ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, उनको सही से खाना पीना चाहिए। और लास्ट में मैकिंटायर हमारे लिए थोड़ी सी टिप्स भी छोड़ते हैं। वो बताते हैं कि जब भी हम किसी से सुनते हैं कि हमारे बॉडी के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल 100% सच बात है। आपको ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन डाइट ही मेन चीज़ है। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि दोबारा से WWE के अंदर रीहायर होने के बाद मैकिंटायर का जैसा रिटर्न रहा है, जैसे उनकी बुकिंग हुई है, जैसे उन्होंने परफॉर्म करके दिया है, वो सचमुच बहुत सारे WWE के सुपरस्टार्स के लिए इंस्पिरेशन है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई तुम तो ड्रू मैकिंटायर का पास्ट बता रहे हो, उनके अपकमिंग फ्यूचर अपकमिंग प्लान्स के बारे में कुछ बताओ, तो ड्रू मैकिंटायर का मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकता है उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन हमारी जो आज की फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है वो थोड़ी सी सैड न्यूज हो सकती है हम सबके लिए। तो अगर आप दुनिया के खबर से वाकिफ हो तो आपको पता होगा कि यूएस के अंदर कैसे कोविड के केसेस और इंक्रीज होने लगे हैं, ऊपर से ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं यूएस के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वहाँ पे अगर फिर से मैंडेट हो जाता है कि वहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है या फिर कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी और उसके कारण WWE अगर अपना लाइव टूर नहीं कर पाई तो हो सकता है WWE दोबारा से थंडरडोम एरा में चली जाए। तो उसके बारे में डेव मेजर कमेंट करते हैं कि कैसे दोबारा से WWE परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर अपना पिटारा खोल सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि WWE दोबारा से थंडरडोम को सेटअप करे, क्योंकि एनी हाउ थंडरडोम जो है परफॉर्मेंस सेंटर से अच्छा बिजनेस करके देगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि WWE कोई बिल्डिंग को हायर कर ले या फिर टैंपा के किसी बेसबॉल स्टेडियम को हायर कर ले और वहाँ पे सेटअप करे, लेकिन शायद वो भी ओपन होने में भी काफी टाइम बाकी है। मतलब यहाँ पे सारा मामला WWE के ऊपर ही है। WWE जो है बहुत सारे ऑप्शंस को देखेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि अगर दोबारा से ऐसा कोई टाइम आता है तो WWE किस रास्ते जाना पसंद करेगी। वैसे बातें तो ये भी चल रही है कि WWE का जो नेक्स्ट शो होने वाला है सऊदी में, वो भी शायद कोविड के चलते कैंसिल हो सकता है। अब अगर सच में हमें थंडरडोम में ही दोबारा से WWE देखने को मिलता है तो वो तो किसी भी हालत में सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइव फैंस होने का अलग ही मजा है। उनके जैसे रियल चीयर्स होते हैं, जैसे रियल बूज होते हैं। थंडरडोम के अंदर आपको पता है कि WWE चीजों को मॉडिफाई कर देती है, उनको जिस सुपरस्टार्स को चीयर दिलवाना होता है वो चीयर प्ले कर देती है, जिनको बू दिलवाना होता है वहाँ बू साउंड प्ले कर देती है। तो वो वाला चीयर एंड बू का ऑथेंटिक टच हमें थंडरडोम में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी साइड सेफ्टी भी कुछ होती है। अगर सचमुच कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ की जो स्टेट है उनको भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और वो वाली चीज़ तो सबके हाथों से बाहर ही है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।